सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रुक्मिणी का सेट जो है ना वॉल्यूम 2 पढ़ रहे हैं और वॉल्यूम 2 आज जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये जो है रुक्मिणी का सेट काफ़ी कारगर साबित होता है। और जो वॉल्यूम 2 जो बनाया गया है ये बिल्कुल 10th लेवल पर आधारित है। बेशक इसमें साइंस थोड़ा टफ है, लेकिन साइंस टफ है तो आप जब तक टफ चीज़ों को नहीं करेंगे तब तक आप वहाँ पे जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मॉडरेट करके क्वेश्चन जब पूछ दिया जाएगा तो उस समय आप बना नहीं पाएंगे। इसीलिए आशा करते हैं कि आप इस सेट को पूरा से पूरा हल करके एग्ज़ाम में जाएं और डिस्कशन देख के 100% जाए। अगर 2 बार अगर 3 बार अगर डिस्कशन कर पाते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपका कोई भी सवाल अगर आएगा तो आप साइंस से हो या जीके जीएस से हो छोड़ पाएंगे। तो चलिए आगे हम अपनी चलते हैं सेट की ओर। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये पहला स्क्रीन पर जो है ना सेट 3 है, ये सेट नंबर 3 है। हम सेट 2 का डिस्कशन कर दिए हुए हैं, अब सेट नंबर 3 है ये। इसमें बोला है कि धातु का तार का प्रतिरोध होता है। तो धातु का जो तार होता है, जब हम आपको पढ़ाए थे धातु चैप्टर तो उस समय हम आपको बोले थे कि कोई भी चालक जो होता है लंबाई पर असर पड़ता है। लंबाई बढ़ने से उसका जो है जो उसका प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, प्रतिरोध जो है ना लंबाई के समानुपाती होता है, वही अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा हम किसी वीडियो में आपको बताए थे। तो इसके आधार पर आप यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे प्रश्न आपको हल करने हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, लंबाई पर असर पड़ता है प्रतिरोध का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है। 2 में बोला है कि किस पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है। मतलब पदार्थ की जो मात्रा है उसकी मौलिक इकाई को क्या कहते हैं। तो उसकी मौलिक इकाई को मोल कहते हैं। इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई मोल है। कैंडेला में हम ताप को मापते हैं। कैंडेला में ताप ज्योति तीव्रता को मापा जाता है। केल्विन में ताप को मापा जाता है। मीटर से लंबाई मापा जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। कभी कभी इजी सवाल भी आपके लिए टफ बन जाता है जिस समय आप हड़बड़ाए होते हैं। बोला है वायर बाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से, मतलब दूसरा क्या नाम है इसका, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे वायर वाल जो है ये एक प्रकार का रिहोस्टेट है, एक प्रकार का रिहोस्टेट है, याद रखिएगा, जिसको हम रिहोस्टेट के नाम से जानते हैं। दूसरा नाम यही है इसका। अगला प्रश्न है आपका कि धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो आकार पथ है वो कैसा होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वृत्ताकार पथ बनाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वृत्ताकार पथ बनाता है। इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऐसे चलता रहता है। तो इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद बोला है किसी वस्तु द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय डैश कहलाता है। तो मैं जब आपको पढ़ाया था ये आवर्तकाल, तो उस समय बताया था कि यहाँ से यहाँ तक एक दोलन होता है और एक दोलन में जो भी समय लगता है उसको आवर्तकाल के नाम से जानते हैं। इसे टी से सूचित करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। आवर्तकाल, आवर्त जो है ना, आवर्तकाल आपको ध्यान रखना है। और इसमें आवृत्ति आता है, आवृत्ति का मात्रक जो है ना हर्ट्ज होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस। मतलब सही कॉम्बिनेशन क्या है। मतलब 2 सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं तो 2 सेंटेंस को जोड़ने पर एक सेंटेंस बनाना है। कॉम्बिनेशन का मतलब यही होता है। एक तो पहले आपको सेंटेंस पढ़ना है, सीता इज प्रेटी लिखा हुआ है और दूसरा लिखा है मीना इज प्रेटी। तो दोनों ही सेम है, दोनों विशेषते बता रहे हैं, तो दोनों सेम है। अब सेम तो या तो एंड से जुड़ते हैं, क्या जुड़ते हैं, एंड से जुड़ते हैं। बट से कभी नहीं जुड़ता है। सेम वो लाइन बट से कभी नहीं जुड़ता है। तो बट वाला तो ऐसे ही आपका कट गया। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आप अपनाइएगा तो क्लियर होगा। अब यहाँ पे लिखा है सीता इज मोर प्रेटी, तो ज़्यादा कम की बात तो किया नहीं है सेंटेंस में, कम की बात किया है, नहीं किया। तो मोर वाला भी गलत हो गया। मोर प्रेटी का मतलब अधिक सुंदर, तो ये भी गलत हो गया। 2 तो गलत हो गए। अब सीता इज नॉट प्रेटी एज, तो नॉट निगेटिविटी कहीं नहीं है तो कट गया। तो आपका आंसर आ जाएगा कि सामने की नहीं, बस सीधा ए आंसर आप लगा लेंगे। तो ऐसे अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो गलती कभी नहीं होने की संभावना है। ठीक है, आगे है चूज द करेक्ट वॉइस। सही वॉइस चुनना है।
वॉइस हम आपको पढ़ाए थे, बोले थे कि जब भी सूड आता है तो ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। क्या है? मॉडल। और मॉडल एक्सिलरी वर्ब अपने साथ पैसिव में बी लेता है और तब V3 लेता है। ऐसे ऑप्शन आपको ढूंढने हैं पहले। तो सूड के बाद यहाँ बी नहीं आया है, गलती हो गया। फिर उसके बाद आपका सूड के बाद बी आया है, दूसरा में भी आया है, नन ऑफ दीज दिया हुआ है। अब यहाँ पे नन ऑफ दीज देकर थोड़ा टफ कर दिया गया है, हो सकता है कि नन ऑफ दीज भी हो जाए। तो सबसे पहले हम देखने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ही शुड बी पनिश्ड बाई अस। अब अस यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर भी अस लिखा है। ही शुड नॉट, तो नॉट है क्या इसमें? है ना, तो नॉट वाला होना चाहिए। तो नॉट वाला होना चाहिए, पॉजिटिव तो हम बना नहीं सकते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ऐसे अगर हम हल करेंगे, सारा को हल कर लेंगे, तो एग्जाम में हमको परेशानी बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम में आप जाएंगे तो। बोला ही सैड, आप में से बहुत बच्चा कुछ बोला कि भाई सारा बहुत टफ सेट सब है, तो टफ नहीं है। टफ हम लोग बना देते क्योंकि हम समझते नहीं। बात समझे? आप अभी तक जो भी प्रश्न पढ़े लगभग हमको लग रहा है कि सब बनने लायक था। आगे चलते। बोला है एक आध गो क्वेश्चन था जो रिहेस्टेस जो लिखा था वो नया शब्द था, उस आपसे नहीं बन सकता था, चाहे किसी से भी नहीं बनेगा। आगे है ही सैड दैट राम डैश इट डैश। तो यहाँ पे देख लीजिए सैड शब्द लगा हुआ है, तो क्लियरली ये बोला है कि भाई पास्ट में जो भी वर्ब आएंगे वो पास्ट में ही होंगे। तो ये प्रेजेंट वाला तो कट गया, यहाँ पे पास्ट में है और यहाँ भी पास्ट में है, क्योंकि पास्ट में नहीं, यहाँ हम टेकन जो है ना V3 में यूज करते हैं, तो प्रेजेंट में भी यूज कर लेते हैं, तो इसीलिए ये भी कट जाएगा। ठीक है, टेकन भी कट जाएगा। अब यहाँ पे हैव टेक, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम प्रेजेंट वाला नहीं होगा, क्योंकि पास्ट में होंगे, तो क्लियरली हम इसको यही लगाएंगे, क्योंकि ये हमको बता रहा है कि भाई पास्ट है तो पास्ट का ही चर्चा होना चाहिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट शब्द में। ठीक है, आगे बोला है दिनकर जी कवि के साथ साथ थे। मतलब दिनकर जी क्या थे? तो आलोचक भी थे, उपन्यासकार भी थे और गद्यकार भी थे। दिनकर जी आलोचक नहीं थे, सॉरी, नहीं तो गद्यकार ही होंगे, सिर्फ गद्यकार थे। दिनकर जी उपन्यासकार नहीं थे। ठीक है, उपन्यास उन्होंने नहीं लिखा है, सिर्फ गद्यकार और कवि थे। गद्यकार का मतलब क्या होता है? एक होता है पद भाग, ठीक है, एक होता है पद, एक होता है गद। तो यानी गद और पद वो दोनों लिखे थे, कहानी भी लिखे थे और कविता भी लिखे थे, इसीलिए उनको गद और पद दोनों कहा जा सकता था। उन्होंने आलोचना की रचना नहीं किया है और उन्होंने उपन्यास की रचना नहीं किया है, इस बात को ध्यान में। हालांकि वो राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। कवि के अनुसार जनतंत्र का देवता कौन है? तो जनतंत्र का जो देवता है वो मजदूर है। ठीक है, किसान मजदूर। जब आप कविता पढ़ेंगे तो कहेगा देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, ये सुने होंगे आप, पढ़े होंगे इंटरमीडिएट तो लिखा है कि देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। तो खेत खलिहान में कौन रहता है? मजदूर रहता है। बस इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में क्या कहा है? बोला है कि इसमें उपस्थित विषम परमाणु है, मतलब कौन कौन परमाणु की संख्या विषम रूप में है। तो हम सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं C है, उसके बाद क्या है H है, उसके बाद O है, उसके बाद है Cl है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन संख्या ज़्यादा। तो C की संख्या आप देखें तो यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, मतलब एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है। टोटल कितने हो गए? 4। तो C तो नहीं होंगे विषम। अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, इसकी संख्या भी 4 है, तो ये तो गलत हो गए, ये भी गलत हो गए। अब आपके पास ऑक्सीजन और क्लोरीन है, तो ऑक्सीजन एक ही है और क्लोरीन भी एक ही है, तो विषम में ऑक्सीजन और क्लोरीन होगा। ऐसा ऑप्शन 1 और 4 होना चाहिए, 1 और 4 डी नंबर आंसर। हो सकता है कि आप इसको नहीं समझे होंगे तो गलती भी कर लिए होंगे, ठीक है, लेकिन बातों को, चीज़ों को अगर समझे तो ये 10वां लेवल का ही सवाल है। आगे समझ में, तो चीज़ को समझते हैं तभी जा करके डिस्कशन हमको यही देता है। डिस्कशन नहीं करेंगे अपना से आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसकी महत्ता क्या होती है, जो अनुभवी व्यक्ति है वही जानता है कि सेट डिस्कशन की महत्ता कितनी बड़ी है। बिना सेट डिस्कशन किए आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, ये हम दावा के साथ कह सकते हैं। कितना भी आप पढ़ लीजिए आपको सही दिशा नहीं मिलेगा। बोला है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या समानता है, मतलब ये तीनों में क्या चीज़ है जो समान है। बोला है पहला में बोला है अक्रिय गैस, अक्रिय तत्व है,
तो ये तो अक्रिय तत्व नहीं है, तो कट जाएगा। ये तो आपको पता है कि लिथियम जो है ना धातु है, सोडियम भी धातु है, तो अक्रिय गैस नहीं है। क्षारीय मृदा तत्व है, ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, नहीं धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद है इनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या इसके बाह्यतम कोश में, हम अभी लिथियम को पढ़े तो 3 होता है इसका, तो 1 से 20 तक तो आप रट लीजिए अगर आपको एग्जाम निकालना है तो। 1 से 20 तक कौन कौन धातु और उपधातु आता है उसकी परमाणु संख्या आप रट जाइए जाके घर पे, ठीक है। इसकी संख्या जो होता है लिथियम का 3 होता है, बात करें अगर हम सोडियम का तो 11 होता है, बात करें पोटेशियम का तो 19 होता है, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको याद होता तो आप आसानी से बना सकते थे। इसकी कक्षा में जो है ना 2 1 आएगा, कितना, पहली कक्षा में 2 रह जाएगा, दूसरा में 1 हो गया। इसकी कक्षा में 2 आएगा, 8 आएगा, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि आपको 2n स्क्वायर के हिसाब से कक्षा बनता है। तो 2n स्क्वायर, 1 में 1 का स्क्वायर, 2 गुने 1 2 हो गया, फिर 8 होगा, फिर 1 होगा, तो 1 आया बाह्यतम सेल, इसका भी 1 आया बाह्यतम सेल। और 19 वाला में हम देखें तो 2 और 18 आएगा, क्या आएगा, 2 और 18 नहीं, 2 और 8 आएगा, 10 हो गया। और 10 के बाद कितना आएगा, उधर कितना बच रहा है, उधर 11 बच रहा है, तो फिर 8 आ जाएगा अगला कक्षा में, फिर 1 बच जाएगा, यानी लास्ट कक्षा में 1 1 आ रहे हैं सब में। तो बाह्यतम सेल में सबके 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये चीज़ आप साइंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा भली भांति, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको अभी जान लेना जरूरी है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। ये मिट नहीं रहा है जी। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। अगर इतना आप 1 से 20 तक जानते होंगे और सेल कैसे भरा जाता है तो मैं एक बार फिर से बता दूंगा सेल कैसे भरा जाता है। सेल 2n स्क्वायर से भरा जाता है, अर्थात पहली कक्षा को हम k बोलते हैं, दूसरी को l बोलते हैं, तीसरी को m बोलते हैं। तो k में होता है 2n स्क्वायर, मतलब 2 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दूसरा हो जाएगा 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 2 गुने 2 का स्क्वायर, 8 आ जाएगा। तीसरी कक्षा में 2 गुने हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। लेकिन 18 अगर नहीं है तो 8 ही रहेगा, 18 नहीं है तो 8 ही रहेगा, इस बात को भी ध्यान में कर लीजिए। जैसे कहने का मतलब है, मैं अभी बताया हूँ 19 नंबर जिसका है उसकी पहला कक्षा में 2 रह गया, दूसरी कक्षा में 8 रह गया, क्योंकि 18 पूर्ण नहीं रहा उसके आगे। क्या 2 घटेगा तो उसके बाद 18 पूरेगा, 17 पूरेगा, 18 नहीं ना पूरेगा, तो 8 ही रहेगा दूसरी कक्षा में। फिर तीसरी कक्षा में जाएगा तो वहाँ भी 18 नहीं पूर रहा है तो 8 ही पूरेगा, 8 अष्टक बनाता है। और फिर उसके बाद कितने रह गए, लास्ट में 1 रह गए, तो 1 बच गया लास्ट कक्षा में। आ गया समझ में, हाँ, जो बच जाता है वही, इस तरह से डिवाइडेशन होता है। तो मेरे ख्याल से बात को समझ में आ गया होगा, और ऐसे सवाल अब आएंगे तो आप गलती नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोला है रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा निर्धारित किया जाता है। तो सक्रियण ऊर्जा जो है ना किससे निर्धारित किया जाता है, तो यहाँ पे मानक ताप वेग नियंत्रक निर्धारण नहीं, 2 तापों पर वेग नियतांकों का निर्धारण नहीं, संगठन उत्प्रेरक के प्रयोग करके किया जाता है। किसका प्रयोग करके, मतलब कोई भी सक्रियण ऊर्जा का जो अगर प्रयोग करें, इससे पिछले वाले सेट में भी आपको ये चीज़ बताया गया था। सक्रियण ऊर्जा किससे होता है, उत्प्रेरक के, उत्प्रेरक से क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण होता है। ये चीज़ आपको बताया गया। बोला है एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अभी हम बताए हैं के होता है, एल होता है, एम होता है। बताइए कितना रह सकता है, 2 होगा, 8 होगा और 18 होगा, ऐसा बोले ना। तो एम सेल में कितना रह सकता है, अधिकतम 18। अगला सेल में कितना हो जाएगा, 32। इस तरह से आप 2n स्क्वायर होगा, ठीक है। 2n स्क्वायर याद रखिएगा, के से शुरू कीजिए, के में 1 होता है, एल में 2 होता है और एन का मान, और एम में 3 होता है। तो 3 होता है तो 2 गुने 3 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें कितने होंगे, एकदम आसान सवाल है, 10वां के में पूरा का पूरा अगर पढ़े होते तो कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ 18 हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला है एक बीकर में पदार्थ ए विलयन है और एक में ए डैश है, ठीक है। तो ऐसे बोला है कि अवक्षेपित हो जाता है तो यह विलयन क्या है, तो जब अवक्षेपित होगा तो वो असंतृप्त विलयन होगा। क्या होगा, असंतृप्त। तो विलयन के 2 टाइप्स हैं, एक संतृप्त होता है, एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। मैं आपको बता दूं अधिकतम मात्रा, क्या, सॉरी, असंतृप्त होगा, अति संतृप्त नहीं होगा, असंतृप्त होगा। आप देख लीजिए विलियम में अधिकतम मात्रा अगर पदार्थ विलय की मात्रा घोड़ा रहता है तो उसको असंतृप्त बोलते हैं, ठीक है। और संतृप्त उसको बोलते हैं जिसमें मात्रा और भी घुल सकता है, मतलब जिसमें मात्रा और भी घुल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि पानी और चीनी का विलयन है, पानी और चीनी का विलयन है। कौन है, पानी है और प्लस चीनी है। अब मान लीजिए यहाँ पानी है, हमने 100 ग्राम चीनी डाला, इसमें 1 लीटर पानी है, क्या और चीनी डला सकता है, अवश्य डला जाएगा, अवश्य घुल जाएगा। तो वो मात्रा तक पहुंचा देना है जो मात्रा तक ये घुलते घुलते लास्ट में ना घुले,
तो वो असंतृप्त बन जाता है। हाँ, लास्ट में इतना घुलाएं भाई 1 किलो में अब 1-2 किलो डाल दें, 2-4 किलो डाल दें, सब घुल जाएगा, संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जब लास्ट हो जाता है तो असंतृप्त बन जाता है। जब तक घुलते रहे तब तक वो संतृप्त रहता है। तो मेरे ख्याल से बात को समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि तांबे और जस्ते का कांच से बनाने के लिए कौन चीज़ मिलाएंगे, तो टीन मिलाएंगे, SnO को बोलते हैं। ठीक है, कांच से बनाना है तो तांबा, टीन और जस्ता होता है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। बोला है किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है, मतलब परमाणु बोला है किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है, तो सबसे ज़्यादा अधिकतम परमाणु की संख्या जो है ना CH4 8 ग्राम में है परमाणुओं की संख्या, इस बात को ध्यान में, 18 ग्राम है सॉरी। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, कितने हैं, 13 है। इसमें तत्वों में कितने सेल हो सकते हैं, सेल कैगो होगा, तो हम बोल दिए कि पहले में 2 होगा, दूसरे में 8 होगा। अब बच कितना गया, बच कितने, 8 है 2 10, 3 न बचा, कितना हो जाएगा 3। तो कैगो सेल बन गया, K हो गया, L हो गया, M हो गया, बस 3 सेल बनेगा, कितना बनेगा 3। अब ऐसे सवाल का जवाब क्या देना आसान नहीं है, अगर आप इसको सीधे पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। ठीक है, आगे गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। अधिशोषण की मात्रा कैसे बढ़ जाती है गैसों के, तो ताप के बढ़ने से, ठीक है, ताप के घटने से। तो गैस जो है ना, गैस कब सोखना शुरू करता है, जब ताप घटता है। क्या होता है, जब ताप जो है ना घटता है तो उस समय वो सोखना शुरू करता है, इस बात को ध्यान में। बोला है चेचक किस वायरस के कारण होता है, चेचक वेरियोला के कारण होता है, कई बार हो चुका है ये, वेरियोला के कारण चेचक होता है, ये कई बार हो चुका है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बोला है निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं, तो मानव के आंत में जो रहता है वो एसेरियसिया कोलाई रहता है, एसेरियसिया कोलाई, ये मानव के आंत में, ये नया शब्द है, ये जनरली किसी को नहीं आया होगा, हमको पता है, लेकिन ये आपको ध्यान कर लेना है क्योंकि ये विटामिन बी का निर्माण आंत में करता है। निम्नलिखित में रोगों में कौन सा रोग टाइगर मच्छर के कारण होता है, अब टाइगर मच्छर के कारण जो है ना आपका हो जाता है जापानी एन्सेफ्लाइटिस, जो कि अपने यहाँ कुछ दिन चर्चा में रहा है। जापानी एन्सेफ्लाइटिस के कारण बुखार हो जाता है, ये धान के खेतों में पनपता है ज़्यादातर। ठीक है, तो याद रखिएगा जापानी एन्सेफ्लाइटिस जो है ना इसी के कारण, टाइगर मच्छर के कारण होता है। एक होता है सीसी, ठीक है, एक सीसी मच्छर होता है, जो सीसी मच्छर जो है आपको नींद की बीमारी पैदा करता है। एक होता है, एक बालू मक्खी होता है जो कालाजर पैदा करता है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। बालू यहाँ बोला संचारित नहीं होता है, सॉरी नहीं, एक मिनट, ये जो है ना, सॉरी, हम जापानी एन्सेफ्लाइटिस नहीं होता है, सॉरी, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जापानी एन्सेफ्लाइटिस मच्छर से नहीं होता है। ठीक है, किससे होता है, सीसी मच्छर से आपको नींद की बीमारी होगा। ठीक है, और उसके बाद है आपको जो बालू मक्खी है, बालू मक्खी उसको क्या होता है, वो आपका हो जाएगा कालाजर होगा। और वही टाइगर जो मच्छर है, उस टाइगर मच्छर के कारण फाइलेरिया हो जाता है, किसके क्या हो जाता है, फाइलेरिया। ठीक है, फाइलेरिया। और मादा एन्फिलीजा के कारण मलेरिया हो जाता है, मादा एन्फिलीजा के कारण मलेरिया हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये मच्छर के कारण नहीं होता, ये विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, विषाणु के कारण, इस बात को ध्यान में कर लीजिए, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है निम्नलिखित में कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन है, तो मस्तिष्क जो है ना 3 पार्टों में डिवाइड है। एक का नाम है सेरिब्रम। ठीक है, बच्चा यही में कंफ्यूज करता है। एक होता है सेरिबेलम, एक होता है आपका मध्य। कौन होता है, मध्य या अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे बड़ा होता है सेरिब्रम होता है। कौन होता है, ब्रह्म। सेरिब्रम जो है ना सबसे बड़ा मस्तिष्क है, 2/3 हिस्सा से बना हुआ है। कितना हिस्सा, 2/3, मतलब 3 हिस्सा में 2 हिस्सा तो आपका सेरिब्रम है और 1 हिस्सा में वो दोनों है। बात समझ में आ गया हो। अब यहाँ पे बोला है, क्या क्वेश्चन पूछा था, हाँ, सबसे बड़ा हिस्सा कौन है, तो आपको सेरिब्रम लगाना है। कौन लगाना है, सेरिब्रम, मस्तिष्क के बारे में। ये सोचने समझने और बुद्धि की क्षमता इसी में होती है। सेरिबेलम जो है ना संतुलन बनाए रखता है, किसका, कार्य के लिए संतुलन। अब ये कार्य के लिए संतुलन का मतलब है इच्छिक गति का ये वाहक है। अगर ये खराब हो जाएगा तो अपने मन से आप इसको उठा नहीं सकते, किसी चीज को आप उठा नहीं सकते, अर्थात
उठाना आप चाहेंगे लेकिन उठेगा आपसे नहीं। हाथ जो है ना इधर कीजिएगा इधर भागेगा, मतलब ऐच्छिक शक्ति खत्म हो जाता है सेरिबेलम के गड़बड़ाने से। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आगे होगा। अब है अगला प्रश्न है थैलेमस जो है ना, थैलेमस जो है दर्द और पीड़ा के लिए उत्तरदायी है इस बात को, और पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा उल्टी पल्टी के लिए जिम्मेवार है। आगे है ऐसे जंतु को जिसके अंदर बाह्य जीन्स प्रवेश कराई गई हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, मतलब जिसके अंदर बाह्य जीन को अंदर प्रवेश कर दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे? तो इसको हम ट्रांसजेनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसजेनिक। आगे बोला है कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? तो एमू पक्षी उड़ नहीं सकता, बत्तख उड़ता है, मोर भी उड़ता है और स्टार्क भी उड़ता है। केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। केंद्रक बढ़ता है तो उसको हम कैरियोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। रक्तलपता जो है ना, ये जो है मतलब अनुवांशिक रोग है, संक्रामक रोग है, अल्पता रोग है। मतलब अल्पता का मतलब है किसी न किसी चीज़ के कमी से, तो आयरन के कमी से हो जाता है रक्तलपता, इसीलिए अल्पता रोग इसको कहते हैं। किसके कमी से? आयरन की कमी। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। बोला है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होगा? तो क्वाशियोरकर हो जाता है प्रोटीन को, जिसको हम सूखा रोग के नाम से जानते हैं। क्वाशियोरकर को ही सूखा, बच्चे में प्रोटीन की अगर कमी है तो उसका हड्डी उड्डी सूखने लगेगा, उसी को हम सूखा रोग या क्वाशियोरकर कहते हैं। उसके बाद बोला है सलेस्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है, तो इसको हम ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं। सूजन जो है ना, सूजन होने से अतिसार बीमारी हो जाता है, तो ये ब्रोंकाइटिस ये आंत को प्रभावित कर देता है। किसको प्रभावित कर देता है? आंत को। हेपेटाइटिस भी आपको आंतें के प्रभावित करता है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। ठीक है, हेपेटाइटिस के अलग अलग प्रकार भी है। सबसे खतरनाक बी जो है ना, खतरनाक होता है हेपेटाइटिस बी। बोला निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, मतलब वायु प्रदूषण से नहीं होता है? तो बोला है वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, वायु प्रदूषण से एबेस्टियोसिस और यूट्रोफिकेशन नहीं होता है वायु प्रदूषण से। ठीक है, यूट्रोफिकेशन जो है ना वायु प्रदूषण से नहीं होता, बाद बाकी सब वायु प्रदूषण का परिणाम है। ठीक है, एबेस्टोसिस होता है, अम्ल वर्षा होता है, स्मॉग होता है, सब वायु प्रदूषण से होते हैं। बोला है निम्नलिखित में कौन से मृदा संरक्षण का एक विधि है? मतलब मृदा संरक्षण को बचाना, मृदा संरक्षण का मतलब मृदा को बचाना। वन को उन्मूलन नहीं, वन काट देंगे तो और मृदा खराबे हो जाए। भूस्खलन भी नहीं है, अत्यधिक रगड़ भी नहीं है, छाद होगा। क्या होगा? छाद। अब मैथमेटिक्स हम किसी वीडियो में बताएंगे, अभी हम फिलहाल जीके और जीएस की चर्चा करते हैं। आगे बोला है कि पनोप जो है चंपानोर पावागढ़ पुरातात्विक स्थल है एक प्रकार का, ये कहाँ पर पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, पंचनगर जिला है शायद, उसी गुजरात में है। आगे बोला है प्रयाग प्रशस्ति डैश में संकलित की गई थी, तो मात्र एक ही अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, उसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। ये गुप्त काल की जानकारी देता है, इस बात को भी ध्यान। हरिसेन ने इसकी रचना किया था, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। पाली भाषा की बात करें तो बौद्ध ने पहला उपदेश, अगर हम मगधी भाषा अर्धमगधी भाषा की बात करें तो जैनों ने उपदेश दिए थे। दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियाँ किस राज्य में पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। दिलवारा का जैन मंदिर जो है ना, ये राजस्थान में पड़ते हैं, इस बात को ध्यान में करें। उसके बाद बोला चुनाव के समय राजनीतिक दलों के चुनाव लड़ने के वाले उम्मीदवार द्वारा अनुपालित किया गया मानदंडों और दिशा निर्देशों के संकलन डैश कहलाता है। मतलब कुछ मानदंड चुनाव के समय मिल जाता है, उसको हम आचार संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस दिन ऐलान हो जाता है चुनाव का, उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाता है, और जब तक नतीजा नहीं आ जाता है तब तक वो लागू रहता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आचार संहिता। बोला है 712 में भारत पर हुए आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में पर आक्रमण जो है 712 में पहला अरब यात्री था, जिसने अरब मुसलमान था जिसने
क्या किया था, भारत पर आक्रमण। उस समय यहाँ का राजा, ठीक है, उस समय राजा जो है ना मोहम्मद शाह हुआ करता था। और दूसरी बात है दाहिर का शासन चल रहा था। किसकी? सिंध पर जो था दाहिर का शासन। किसका शासन चल रहा था? दाहिर का। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखिएगा, सिंध का शासक था। आगे अगला है कि अगला प्रश्न में आपको बोला है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया है। मतलब कितने भागों में विभाजित किया है? प्रत्येक भाग विशाल पत्थर के बने हुए हैं। तो ये है, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और तीनों भाग जो है ना पत्थर से घिरा हुआ है, ठीक है। एक भाग था किला, एक का नाम था किला जो सबसे ऊंचा था, एक मध्य था, एक निचला किला था, ठीक है। इस तरह से 3 भाग बनाए गए, किला, मध्य किला और निचला किला, ठीक है। निचला नगर था। आगे है जनजाति बोला 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो उस समय वहाँ जो 13वीं 14वीं शताब्दी में खोखरों का मतलब खोखर जनजाति प्रसिद्ध हुआ करते थे। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। बोला है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 6 शताब्दी ईसा में पूर्व में कहाँ हुआ था? मतलब ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो ये तो सबको पता है कि बिहार के कुंडग्राम में, वैशाली में हुआ था इनका जन्म। किनका? महावीर जी का। 10वें जैन के अंतिम और 24वें तीर्थकर है। और इस बात को ध्यान में रखिएगा, ऋषभदेव प्रथम है, पार्श्वनाथ 23वें है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आते रहते हैं। अजीतनाथ जो है ना दूसरा है, इस बात को भी ध्यान रखना है। कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर पड़ता है? तो दिल्ली में पड़ता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और ठीक है दिल्ली में पड़ता है। उसके बाद और मैं आपको बता दूं कि कुतुब मीनार का निर्माण भी नींव इसी ने डाला था। निर्माण हालांकि पूरा इल्तुतमिश करवाया था, उसी का गुलाम था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और मक्का मस्जिद अगर पूछा जाता है कभी कभी तो हैदराबाद में, इस बात को ध्यान में। निम्नलिखित में कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है? तो हम्पी शहर खंडहर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हम्पी शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? खंडहर के लिए। अर्थात वहाँ पे खंडहर है और प्रथम हिंदू शासक वहाँ पे जो है ना 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। इसको 1986 में विश्व विरासत स्थल में भी डाला गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ देगा कि हम्पी शहर को कब डाला गया था, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बोला है अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो महेश दास जो है ना बीरबल के नाम से प्रसिद्ध थे, बीरबल, ठीक है। महेश दास का नाम बीरबल था, इस बात को ध्यान में रखिए। ये बीरबल का नाम, मूल नाम जो है ना क्या था? महेश दास। ये हिंदू थे, इस बात को ध्यान में। और अकबर के दरबार में ये हिंदू एक ही हिंदू थे जिसने मतलब मुस्लिम धर्म को भी स्वीकार किया था। बोला है मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है। मतलब कौन चीज का परत चढ़ा करके जल लीक होने वाला नहीं बना दिया है? तो उसमें ब्यूटी मेन लगा दिया गया है। क्या लगा दिया? ब्यूटी मेन, जिसके कारण वो लीक नहीं होता है। क्या मतलब? ब्यूटी मेन का परत इस पर चढ़ गया है जिसके कारण पानी जो है ना बाहर नहीं जा पाता। इस बात को ध्यान, लीक नहीं होता है और बहुत दिनों का है, अभी तक बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इतना दिन में तो खराब हो गया रहता, लीक हो गया रहता, लेकिन अभी तक खराब नहीं हुआ है तो मायने रखता है, ठीक है। आगे बोला है भीमा देवी क्या समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, भीमा देवी जो प्राचीन मंदिर है वो कहाँ पड़ता है? ये देखो तो कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पिंजौर, हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। भीमा देवी का जो प्राचीन मंदिर है वो कहाँ पर पड़ रहा है? पिंजौर, हरियाणा। बोला भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? ठीक है, माणिक्य वंश कौन राज्य में था? कौन राज्य होगा इसका आंसर? त्रिपुरा होगा। कौन सा होगा? माणिक जो है ना, आप माणिक का नाम सुने होंगे, जो कोई मुख्यमंत्री माणिक के नाम से भी बना था, तो इसी के आधार पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, बोला है पहला माणिक शाह था शायद। पहला भारतीय वाणिज्य बैंक
जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था। ठीक है, तो ये कब बना था? 1911 में बना था। कब बना था? जो पूर्ण रूप से भारतीय के हाथ में था, बैंक बना था जो पूर्ण रूप से भारतीय। अगर बात करें भारतीयों की, मतलब बैंक की, तो 1806 में, ठीक है, 6 में एगो बना था, 1806 में एगो, जिसको कलकत्ता बैंक हो बना। उसके बाद 1800 पहली बार, उसके बाद 1840 में बना बम्बई, और 1843 में बना जो बना मद्रास। ठीक है, और तीनों को मिला करके 1921 में इंपीरियल बैंक बना दिया गया। कौन बैंक बना दिया गया? इंपीरियल। अब यही इंपीरियल बैंक 1955 में SBI बन गया। ठीक है, 1955। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। 21 में इंपीरियल बना, इंपीरियल से 1 जुलाई को, इसीलिए 1 जुलाई SBI दिवस मनाते हैं हम लोग। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिए। आगे समझ में आगे है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या 800 से अधिक था? तो 2011 में केरल का जनसंख्या घनत्व जो है ना 800 से अधिक था। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। ठीक है, जनसंख्या घनत्व सबसे आधा अगर बात करें, अगर पूरे ओवरऑल की बात करें तो भारत में जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा अगर राज्य की बात करें तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर जो है ना, सबसे अधिक बिहार का जनसंख्या घनत्व है। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं बिहार में। वही बात कर ले अगर बात कर ले हम दिल्ली की, तो दिल्ली के सबसे ज़्यादा है, 13,000 समथिंग है, अब एग्जैक्ट याद नहीं है, 13,000 समथिंग है। मतलब दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर में 13,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, 13,300 समथिंग था। और उसके बाद अगर हम बात करें ओवरऑल अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर दिल्ली होना चाहिए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, सीधे पूछेगा कि कहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है तो दिल्ली ऑप्शन में रहेगा, तो वहाँ पे दिल्ली लगाना है। लेकिन राज्य का पूछेगा तो आपका बिहार होगा, इस बात को भी ध्यान में रखना है। और केंद्र शासित प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तो आपको लक्षद्वीप में है। कहाँ पे है? अब इस बात को ध्यान में, केरल साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा है, सबसे कम बिहार है, इस बात को ध्यान में। आगे बोला है, भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ठीक है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया था? तो ये 1986 में किया था। 1986 में केंद्रीय स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया पहली बार, इस बात को ध्यान में। बोला है, भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में VVPAT, जिसको हम VVPAT के नाम से जानते हैं, PAT, तो VVPAT के नाम से जानते हैं, ये का क्या अभिप्राय है? मतलब इसमें T का क्या मतलब है? तो इसमें होता है V से वोटर, V से वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन पोर्टेबल ट्रायल होता है। क्या होता है? ट्रायल होता है। तो ट्रायल किया गया था VVPAT के जरिए, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर ट्रायल D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D। मतलब VVPAT में V का मतलब वोटर है और V का मतलब वेरिफिकेशन है, तो दूसरा तीसरा पूछेगा तो आपको ध्यान में रखना है, इसका आंसर D हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह लिखे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, चेंजिंग इंडिया को किसने लिखे हैं? मनमोहन सिंह। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? मतलब अभाज्य कौन है? तो अभाज्य इसमें कौन होगा, आप बता सकते हैं आप लोग? ये चीज़ हम अभी तो मैथ का डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन बता सकते हैं। अभाज्य पहचानने का एक रूल्स होता है, क्या? 123 तो 3 से कर, 3 2 5 1 6, 3 से कट जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। 200 143, इसका मतलब आप लोग बनाते तो याद भी नहीं। चलिए ठीक है, हम अभी मैथ का चर्चा नहीं करेंगे, हम आगे लेट हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? माइकल फेल्प्स, ठीक है, सिर्फ अंक को आंका नहीं जाता है, जब हम मिलाते हैं ना एग्जाम के बाद, तो हम देखते हैं कि गलती हमने कहाँ कर दिया, ठीक है, तब याद रहते हैं। और सीधे अंक मिला लिए कि हमको 4 गो आया 5 गो आया, तो उससे किसी को नॉलेज होता नहीं। ठीक है, और जब दोबारा डिस्कशन में भाग ले लीजिएगा तो सदा के लिए याद हो जाता है, ऐसे याद होता है कोई भी चीज़। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? तो ये तैराकी है, USA का है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। भारतीय क्षेत्र के विभिन्न राजस्व रिकॉर्ड में पहला एक राजस्व भू संपत्ति है जो डैश हो सकती है,
मतलब एक गांव का समूह, केवल एक एकल गांव, एक प्रांत और धनी व्यक्तियों का समूह। तो एक गांव और गांव का समूह हो सकता है इसमें, एक प्रांत और एक बड़ा क्षेत्र। देखो तो ये होगा, ठीक है, इसका यही आंसर सही होगा। ठीक है, आगे बोलो। बोला है कि ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, प्रांत नहीं होगा। बोला है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको है? राज्य का है तो राज्य में ही कोई होगा, राज्यपाल को होगा। किसको? राज्य में राज्यपाल जो है ना सूचना आयुक्त को हटा सकते हैं। सूचना आयुक्त में एक सूचना आयुक्त होता है, एक मेन होता है और 10 को सदस्य उसका होता है। इस बात को ध्यान, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि कितना से ज़्यादा नहीं हो सकता, 10 से ज़्यादा। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं था? तो आप सभी को पता है कि धर्मनिरपेक्ष उस समय नहीं था। ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष को जोड़ दिया गया था। निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने का व्यापक शक्ति है? मतलब कानून कौन बनाने का, कौन विषय में भारतीय संविधान के अनुसार जो है ना, यहाँ पे सवाल पहले सही से पढ़ लीजिए। सवाल बोला है कि किस विषय पर संसद को, किसको? संसद को बनाने की पावर है। तो मैं आपको बता दूं कि केंद्र और राज्य में सूची जो है ना, 3 सूची है। एक राज्य सूची है, ठीक है, एक संघ सूची है और एक संवर्ती सूची है। तो संवर्ती सूची में दोनों मिल के बनाते हैं। संघ सूची में खाली सांसद के पावर है और राज्य सूची में राज्य विधायिका के पावर है। तो यहाँ सांसद बोला है तो सांसद शिक्षा तो दोनों पूरे देश के लिए जरूरी है, तो इसलिए इसको संवर्ती बनाया गया है। पुलिस जो है ना, इसको राज्य में बनाया गया है। पुलिस व्यवस्था सिर्फ राज्य को चाहिए, ठीक है। उसके बाद कृषि भी राज्य को चाहिए। कृषि खेती कौन करवाएगा? राज्य करवाएगा। लेकिन बैंकिंग जो है ना, बैंकिंग संघ का विषय है, ठीक है। बैंकिंग में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ ये संघ कर सकता है। हाल ही में कई वो बैंक को, 21 बैंक को 12 बैंक बना दिया है, जैसा कि आपको नरेंद्र मोदी सरकार आया है तब से। तो उसी के आधार पर आप लगा सकते थे, ठीक है। आगे बोला है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृमि रहित पहल बोला है, पहल के अभिप्रेरित लाभार्थी कौन है? नेशनल डिवर्मिंग इनिशिएटिव के अभिप्रेरक लाभार्थी कौन हो सकते हैं? ये चीज़ बोला है, मतलब कितना एज तक वाले हो सकते हैं। तो इसमें हो सकता है 30-45, 101 से 19 तक के बच्चे, 1 से 19 तक के बच्चे हो सकते हैं। इस बात को ध्यान, ठीक है। इसमें 1 से 19 तक के बच्चे मतलब ये नेशनल डिवर्मिंग के लाभार्थी हो सकते हैं। मतलब 1 से लेकर के 19 तक के बच्चे अगर कृमि से अगर ग्रसित है तो उनको लाभ मिलेगा, मतलब योजना का लाभ मिलेगा। या 19 से ज़्यादा वाला को लाभ नहीं मिलेगा। बोला है डैश के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णय द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता। मतलब कौन सा निर्णय है जो उच्चतम न्यायालय अगर अपना फैसला दे देगा तो वो कहेगा नहीं कि जब हम दे दिए तो दे दिए, ऐसा नहीं कह सकता। कौन सा ऐसा मतलब घटना घट गया? तो ये हो जाएगा आपका बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद शाह, ठीक है। नहीं, ये नहीं होगा, सॉरी, ये होगा बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य, ठीक है। बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य में एक मामला आया था जिसमें ये बता दिया गया था कि उच्चतम न्यायालय अगर कोई फैसला दे दिया है तो फिर से अपने फैसला पर विचार कर सकता है। आगे समझ में इस बात को, किसके मतलब इसी तभी से ऐसा होने लगा। ये जब केस मतलब याचिका दायर किया गया। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि सार्क के सदस्य में ईरान नहीं है, क्योंकि जितने देश हैं सब के सब पड़ोसी है। 8 देश हैं। अफगानिस्तान नया में शामिल हुआ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 1985 में इसकी स्थापना हुआ है, इस बात को भी ध्यान में कर लेंगे, ठीक है। अगर बात करें 85 में हुआ है। एडीबी की स्थापना अगर पूछेगा तो 1966 में हुआ है। अगर आसियान का स्थापना पूछेगा तो 1967 में हुआ है। सभी का स्थापना वर्ष आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। तसोंग झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो तसोंग झील जो है ना कौन से राज्य में स्थित है? तो तसोंग झील सिक्किम में स्थित है, ठीक है। उसके बाद बोला है इंपीरियल एक झील, एक जो है ना एक मतलब एक है तसोंग अलग भी है, ठीक है। ये सिक्किम का तसोंग झील है, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मैं अभी बता दिया हूँ आपको, आप बताइए कौन होगा?
1955। बोले इंपीरियल बैंक से SBI कब बन गया? 1955। बोला भारत SBI दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई। 1 जुलाई को। LIC दिवस कब मनाते हैं? 1956 में LIC की स्थापना हुआ है, 1956 में। इस बात को ध्यान में कर लें, वही दिवस को मनाते हैं शायद, ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन LIC की स्थापना याद रखें। बोला है भारत की पंचवर्षीय योजना डैश में प्रचलित योजना के आधार पर तैयार की गई केंद्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। मतलब सामाजिक विकास कार्यक्रम पर कौन योजना के तहत दिखाए, मतलब दिया गया था। पंचवर्षीय योजना, किस पंचवर्षीय योजना? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में ऐसा किया गया था। और ये हम कहाँ से लिए हैं पंचवर्षीय योजना का अथी? तो USSR, ठीक है, जिसको हम सोवियत संघ बोलते हैं, USSR। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हो गया? तो श्रीलंका में गृह युद्ध पहले समझ लीजिए कि क्या था। वहाँ पे एक संगठन है लिट्टे, LTT, ठीक है, LTT लिट्टे करके है, याद नहीं है, ठीक है, कंफर्म। लिट्टे करके संगठन है जो सिंहली जनजाति है, ठीक है, सिंहली और तमिल है, सिंहली और तमिल है। कौन है? तमिल। वो एक संगठन बना चुका है और वही गृह युद्ध चालू कर दिया था। तो 2009 में इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्यों? स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे थे कि भाई हमको एक स्वतंत्र राज्य दे दीजिए, लेकिन वहाँ के सरकार से समझौता हो गई। हालांकि भारतीय ने भी सपोर्ट किया था इन लिट्टे को, क्योंकि तमिल के लोग वहाँ रहते थे, तमिलवासी हमारे पड़ोसी, हमारे अथी है, तो इसीलिए भारतीय थोड़ा सपोर्ट कर दिए थे। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। बोला है ग्राम सभा, और जिसके कारण है कि वहाँ से भगाया नहीं गया, नहीं तो वहाँ से भगा दिया जाता। अगर भारत नहीं सपोर्ट में होता तो वहाँ से भगा दिया जाता, ठीक है। बोला है ग्राम सभा के एक गाँव के सभी लोगों को आम सभा है जिन्होंने डैश वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। मतलब ग्राम सभा में कितना वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा तो मतलब आम सभा में भाग सकता है। बोला है ग्राम सभा में गांव में सभी लोगों की आम सभा है, ठीक है। तो आम सभा में कितना वर्ष हो जाने पर तो हर वोटर आम सभा में भाग ले सकता है, ठीक है। वोटर जितना हो गया है वो सब आम सभा में, ग्राम सभा के सदस्य वही होते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है एक ग्राम पंचायत होता है, तो ग्राम पंचायत में वो सब नहीं होते हैं। ग्राम पंचायत में जो है याद रखिएगा, मुखिया होता है, वार्ड होता है, ये सब होता है, ये सब का अथी है। लेकिन जब ग्राम सभा कहेगा तो जितने वोटर है सबके सब भाग लेंगे। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि पर निर्माण किया गया है? मतलब कौन सा दर्रा है जो भारत में भी है, चीन में भी है और म्यांमार में भी है? तो इसको हम कह रहे हैं ये दीफू दर्रा है। कौन है? दीफू दर्रा। दीफू दर्रा है जो भारत, चीन और म्यांमार में भी है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश के पास पड़ता है शायद। अब स्वतंत्र भारत का पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? तो दामोदर नदी पर पहली बार स्वतंत्र भारत का बांध बनाया गया था। प्लूटो बौना ग्रह की खोज किसने किया था? तो प्लूटो बौना ग्रह का खोज जो है वो क्लाइड टोम्बोग ने किया है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और आगे है नामचा बरुआ और गुरला मंदता। इस तो हाल ही में बताया है नामचा बरुआ क्या है। तो ये हिमालय के क्या है? पर्वत चोटियाँ है। क्या? हिमालय के पर्वत चोटियाँ हाल ही में बताया है। मंकालू, अन्नपूर्णा, ये सब जब हम ज्योग्राफी बता रहे थे तो बताए थे। पेसो किस देश की मुद्रा है? तो पेसो जो है आपका है अर्जेंटीना की मुद्रा पेसो है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। मलेशिया का मुद्रा जो है मलेशिया का रिंगिट है। और ब्राज़ील का ब्रेसिलियाई है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखें। बोला है बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? तो संबल योजना जो है बिहार सरकार का दिव्यांग के लिए है। और दिव्यांग के लिए इसलिए है क्योंकि 40% जो दिव्यांग है उसको 20,000 रुपया का अनुदान मिलेगा। कितना? 20,000 का अनुदान मिलेगा जो दिव्यांग होगा उस व्यक्ति को। 40% अगर वो दिव्यांग है तो। बोला है विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत, अभी हम बता दिए थे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत जो है ना विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? माने कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जो है ना भारत में सैन्य शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद नंबर आपका हम अभी बताए हैं कि मार्शल लॉ लागू करने का, जो मार्शल लॉ की चर्चा नहीं है लेकिन 34 में जो है ना, अभी हम हाल ही के वीडियो में बताए हैं कोई कि 34 में जो है ना क्या करता है कि सैन्य शासन लगा सकता है 34 के तहत। जो उसको मतलब अधिकार छीन सकते हैं, प्रतिबंधित कर सकते हैं सैनिकों का, और उसके बाद मार्शल लॉ लगा सकते हैं। इस बात को बात बोला है अनुच्छेद 44
सॉरी 44वें संशोधन में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि जब भारतीय संविधान संशोधन हुआ तो उस समय 300 का ए जो है ना प्रभावित हुआ था, और मौलिक अधिकार अगर कहेगा तो अनुच्छेद जो है ना 31 नंबर का अनुच्छेद प्रभावित हो गया था, 19 नंबर का अनुच्छेद प्रभावित हो गया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लीगली राइट था का वर्णन इसी में है, जो कि मौलिक अधिकार का, जो कि हटा करके सीधा अनुच्छेद 300 ए में कर दिया, और 19 के एगो जी था, 19 के जी उसको भी हटा करके इसी में कर दिया। यहाँ भी संपत्ति की चर्चा थी, यहाँ भी थी, दोनों जगह से हटा दिया गया। तो 21 संशोधन में 44वें संशोधन, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बोला है प्रवासी भारतीय सम्मान 2003 में किससे सम्मानित किया गया है? मतलब प्रवासी भारतीय जो सम्मान जो कौन चीज़ से सम्मानित किया गया? तो मैं आपको बता दूं कि प्रवासी भारतीय सम्मान जो है ये मिला है, देखो तो राज सुब्रमण्यम को मिला है। किसको मिला है? राज। प्रवासी भारतीय सम्मान जो है ना ये राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो ये हम कई बार करंट में पढ़ा चुके हैं, राजकुमार राव। ठीक है। अभिनेत्री आलिया भट्ट, याद रखिएगा। 16वां IPL संस्करण का खिताब टीम किसने जीता है? तो ये सबको पता है, चेन्नई सुपर किंग ने किसको हराकर? गुजरात टाइटंस को हरा करके जीता है। इस बात को ध्यान में। इसका देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, ये सबसे ज़्यादा कर्नाटक में हाथी है। ठीक है, कर्नाटक में हाथी है। ये जो है ना, याद रखिएगा कि 6349 हो गया है। कितना? 349 नहीं, 396 हो गया। कितना हो गया? 396। टोटल हाथियों की संख्या पूछ लेगा कि नया रिपोर्ट के अनुसार कितना हो गया, तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी है। और यहाँ जब अगर बाघ पूछेगा तो मध्य प्रदेश, याद रखिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ। इस बात को ध्यान में कर लेंगे। टोटल इस साल कितना वृद्धि हुआ है नया रिपोर्ट के अनुसार? तो 349 वृद्धि हुआ। इस बात को भी ध्यान में आपको रखना है। अब बात कर लेते हैं हम भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड जो है किसने लॉन्च किया है? कौन है? एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने क्या कर दिया है? इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। ठीक है। द स्ट्रक्चर फॉर रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग, स्ट्रक्चर फॉर रिपोर्ट राइटिंग को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम एडवांस्ड बोलते हैं। ठीक है। बोला है रिपोर्ट ऑफ फीचर को क्या बोलते हैं? तो रिपोर्ट ऑफ फीचर को हम बोलते हैं ग्राफिक्स एंड इमेज बोलते हैं। उसके बाद बोला है कि चूज द करेक्ट, मतलब तो प्राउड के साथ आपको ऑफ लगता है, पता है आप लोगों को। जब बोला है जब बस का एक ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर, तो इस मतलब बोला है किसके कारण ऐसा होता है? तो जड़त्व के कारण होता है। तो गति जड़त्व के कारण होता है, क्योंकि उस समय गति में होता है, गति जड़त्व के कारण ऐसा होता है। और पीछे की ओर झुकना, आगे की ओर झुकना गति जड़त्व, और पीछे की ओर झुकना विराम जड़त्व। इस बात को भी ध्यान में कर लीजिए। बोला है विद्युत हीटर में क्या लगा रहता है? तो विद्युत हीटर में जो है आपको नाइक्रोम का तार लगा होता है। बोला है ओमिक उपकरणों के वर्तमान वोल्टेज ग्राफ रैखिक होता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस बात को ध्यान में रखिए। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होता है। तो एथिलीन समूह से, सॉरी मेथिलीन समूह से जुड़ा होता है। किससे होता है? मेथिलीन समूह से जुड़ा होता है। तार सप्तक किसकी रचना है? तो तार सप्तक जो है जयशंकर प्रसाद, अज्ञ होगा। तार सप्तक किसकी रचना है? अज्ञ की रचना है। स्वदेशी कविता किसकी? प्रेमघन की है। और रिक्शा कैसा शब्द है? तो रिक्शा जो है आपका किसका? विदेशज हो जाएगा, रिक्शा विदेशज है। और निम्नलिखित में कौन सा यौगिक नहीं है? तो यौगिक जो है, कलम जो है ना यौगिक नहीं है। ठीक है, ये दो भाग में टूट सकता है, ये भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है। मोर शब्द कैसा है? तो तद्भव है। मयूर होता है तत्सम शब्द। तो इस तरह से हमने सेट 3 को ख़त्म कर दिया है। अगले दिन सेट 4 करेंगे। आशा करते हैं कि सभी सेटों को अच्छे से आप मतलब ध्यान से देखेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगले सेट का इंतजार करें।